अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डिजिटली आपकी सीवी कैसी दिखनी चाहिए, कौन सा सेक्शन, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, आप ये सीखोगे। और दूसरा, हर सेक्शन के अंदर डेटा क्या लिखना है, क्योंकि अगर आपकी सीवी डिजिटली ऐसी होगी जैसी कि कैनेडियन फॉर्मेट में होती है, तब अकेली सीवी के डिज़ाइन की बेसिस पर, कैनेडियन फॉर्मेट होने की बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। ना ही आपका डेटा अच्छा हो लेकिन आपका डिज़ाइन वही पाकिस्तानी टिपिकल स्टाइल का हो सीवी का, तो खाली डेटा की बेसिस पर भी आपको कनाडा में जॉब नहीं मिलेगी। कनाडा में जॉब मिलने के चांसेस आपके तब बनेंगे जब आपकी सीवी का डिजिटल डिज़ाइन और उसका डेटा, इन दोनों का आपस में जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा सीवी में, तब आपको इंटरव्यू मिलने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि सीवी का जो डेटा होता है, जो आप उसमें डेटा लिखते हो, उसको आप रट्टा नहीं लगा सकते, उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी आप जॉब अप्लाई करते हो, सीवी का डेटा उस जॉब के मुताबिक आपको लिखना पड़ता है। तो आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आप अपना जहन कैसे इस्तेमाल करोगे कि आपको ये तरीका समझ में आ जाए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके मुताबिक डेटा आप अपनी सीवी में कैसे लिखोगे, ताकि आपकी सीवी बैलेंस्ड लगे, ना तो वो ओवर क्वालिफाइड लगे और ना ही अंडर क्वालिफाइड लगे। चले फिर सीवी को प्रॉपरली शुरू करते हैं। जब आप किसी अननोन पर्सन से पहली बार मिलते हो या पहली बार मिलोगे, तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछोगे? उसका नाम पूछोगे या वो आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछेगा। इस चीज़ को कहते हैं इंट्रोडक्शन, खुद को इंट्रोड्यूस कराना। इसी तरह जब आप अपनी सीवी किसी एम्प्लॉयर के पास भेजते हो, खासकर कैनेडियन एम्प्लॉयर के पास, तो आप उससे पहली बार मिल रहे हो। आपकी सीवी आपकी मुलाकात करवा रही है उस एम्प्लॉयर से, वर्चुअली मुलाकात। तो जिस तरह एक ह्यूमन बेस्ड मुलाकात में सबसे पहले नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसी तरह सीवी में भी आप सबसे पहले अपने नाम से एम्प्लॉयर को इंट्रोड्यूस कराओगे। जब एक एम्प्लॉयर आपकी सीवी खोल कर पढ़ेगा, तो उसके जहन में ये चल रहा होगा कि इसका नाम क्या है। सबसे पहले वो आपका नाम देखना चाहेगा। तो जो लोग ये एक मिस्टेक कर देते हैं सीवी में कि पहले एक्सपीरियंस लिख दिया या पहले कुछ और लिख दिया, बस नाम बाद में आता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस तरह एक ह्यूमन लेवल पे आप जब किसी से मिलोगे तो सीधा आप एक्सपीरियंस पे तो नहीं चढ़ जाओगे। तो जिस तरह एक नॉर्मल आदमी जब किसी न्यू बंदे से मिलता है, एक अननोन आदमी से मिलता है जिससे वो पहली बार मिल रहा है, तो सबसे पहले अपना नाम बताता है या वो खुद ही नाम पूछ लेगा या आप उससे उसका नाम पूछोगे। इसी तरह सीवी में भी आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर बना के दिखाता हूँ। मान लो कि ये एक सीवी है, ठीक है। मान लो कि ये सीवी का एक पेज है। तो इस पेज के दिखने में तो एक ही पेज लग रहा है ना, लेकिन इस पेज के 3 हिस्से हैं। वो हिस्से मैं मार्क कर देता हूँ। एक हिस्सा ये है जिसको कहते हैं लेफ्ट, एक हिस्सा ये है जिसे कहते हैं सेंटर, और एक हिस्सा ये है जिसे कहते हैं राइट। लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब आप ये बताओ कि आप अपना नाम सीवी में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराओगे ना, खुद को अपना नाम लिखोगे, मैंने अभी बताया आपको। तो आप अपना नाम सीवी के कौन से हिस्से में लिखोगे? लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में? और आप कमेंट में अपना जवाब लिख भी देना जो आपके माइंड में आया है। मैसेज को एडिट नहीं करना, ठीक है? कमेंट को एडिट नहीं करना। जो भी जहन में आपके जिसका जवाब आ रहा है वो आप कमेंट में लिख देना, और आपको खुद अपना भी पता चल जाएगा कि आपकी सीवी को समझने की स्किल या काबिलियत या आपका सीवी को देखने का अंदाज किस लेवल का है। लेकिन अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं करता हो, तब भी आपने फिक्रमंद नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो गौर से देखोगे और अगर एक बारी में आपको समझ नहीं आती, 2-3 बारी इसको गौर से रिपीट करके देखोगे, तो ट्रस्ट मी, आप अपनी सीवी को बिल्कुल ही क्रैक कर लोगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना नेम कहाँ लिखोगे। आप अपना नेम जब आप कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी बना रहे हो, तो या तो आप लिखोगे लेफ्ट में या आप लिखोगे सेंटर में, आप राइट में नहीं लिखोगे। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन राइट में लिखना गलत है। उसकी वजह यह है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है, राइट की तरफ जाती है। ये उर्दू में आप सीवी नहीं लिख रहे हो, क्योंकि उर्दू राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट में जाती है। ये आप इंग्लिश कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। जब भी आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में जॉब अप्लाई करोगे, तो उसकी सीवी या तो आप लेफ़्ट से शुरू करोगे या सेंटर से शुरू करोगे। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि आपने किसी कंपनी में सीवी भेजी और उस कंपनी में जो गोरा बैठा था वो सारी सीवीज चेक कर रहा है, उसे उसके
ओनर ने बोला या एम्प्लॉयर ने बोला कि आज ये सारी सीवीज चेक करो, ख़त्म करो और फिर आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब उसने देखा कि उसके पास 1000 सीवीज आई है। अब वो शुरू की 20, 50, 100 सीवीज तो चलो डिटेल में देख लेगा, लेकिन उसके बाद वो थक जाएगा, उसके आसाब, उसका नर्वस सिस्टम थक जाएगा। अब वो क्या करेगा कि कोई सीवी खोलेगा। अब क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है तो उसकी सबसे पहले नज़र सीवी के लेफ्ट में जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में जाएगी। वो राइट साइड में पहले पहले नहीं देखेगा। अब आप एक ह्यूमन लेवल पे आप इमेजिन करो कि वो थका हुआ भी है, उसके ऊपर प्रेशर भी है कि सीवीज को ख़त्म करना है, और उसने जैसे सीवी खोली उसे लेफ्ट में कुछ नहीं दिखा, सब राइट में था। इससे एक इरिटेशन फैक्टर पैदा होता है, और ये थोड़ी सी इरिटेशन इस बात के लिए काफ़ी है कि वो उस सीवी को डिलीट कर देगा। वो सीवी को देखेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी थका हुआ है। उसने कुछ सीवी 100 में से 2-4 ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट भी कर ली है, आगे 900 सीवीज और पड़ी है। तो किसी भी सीवी को रिजेक्ट करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसने सीवी खोली और वो लेफ्ट की बजाय राइट से शुरू हो रही थी, और उसको थोड़ी सी, यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो थका हुआ है और उसको थोड़ी सी भी आप एफर्ट पे लगाओगे ना कि आपकी सीवी को देखने के लिए वो थोड़ा सा भी जोर लगाए अपनी आंखों पे, अपने दिमाग पे, वो जोर लगाने की बजाय सीवी डिलीट कर देगा आपकी। तो बज़ाहिर देखने में ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये छोटी सी बात भी आपके लिए सिलेक्शन और फेलियर के बीच का बायस बन सकती है। तो जब भी आप इंग्लिश कंट्री के लिए, स्पेशली कनाडा के लिए सीवी बनाओगे, तो आपकी सीवी या तो लेफ्ट से शुरू होनी चाहिए या सेंटर से शुरू होनी चाहिए। आप राइट से कभी सीवी शुरू नहीं करोगे। आपको एक और बात मैं याद दिलाता हूँ, जब आप स्कूल में होते थे तो हमें स्कूल में लेटर और एप्लीकेशन पढ़ाते थे ना इंग्लिश में। तो आप अभी याद करके देखो कि वो लेटर और एप्लीकेशन हमेशा लेफ़्ट से शुरू होते थे, और फिर बीच में थोड़ा-सा होता था कि टू द प्रिंसिपल, और बीच में सब्जेक्ट वगैरह। वो कभी भी राइट से शुरू नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमें स्कूलों में सीवी के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता कि सीवी भी कोई चीज़ होती है, उसे कैसे बनाना होता है, तो बड़े होने के बाद हमें पुरानी बातें वैसे ही, वो बड़े होकर क्या याद रहेंगी, हमें तो पेपर करने के बाद भूल जाती थी किताब में क्या था। तो इसलिए वो हमने थोड़ा-सा किया तो था, लेकिन वो याद नहीं है अब कि एप्लीकेशन लिखी थी, लेटर लिखा था, लेकिन सीवी तक आते-आते हम भूल गए। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपने सीवी या तो लेफ्ट से शुरू करनी है या सेंटर से, राइट से शुरू नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक और मसला पैदा होता है। हम क्योंकि एशियंस हैं ना, और दुबई, सऊदीया में भी हमारे जैसे एशियंस ही बैठे हैं, तो हुआ ये कि हम लोगों की आदत है कि हमें ये ख्वाहिश होती है कि हम सीवी का पूरा पेज भर दें, मतलब कोई जगह खाली नहीं छोड़नी है, ऐसे मतलब लेपा दे देना है। तो उससे हुआ क्या, लेफ्ट साइड से या सेंटर में तो आपने चलो इंग्लिश स्टाइल में लिख दिया, अब आपने देखा यार राइट जगह खाली पड़ी है, इसको खाली नहीं छोड़ना। अब मैं इसका क्या करूँ, यहाँ पर मैं 2 मरले का घर बनाऊँ, क्या करूँ? फिर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर फोटो ठोक दी, अपनी तस्वीर लगा दी। यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा दी, जैसे हम कोई बड़े मॉडल लोग हैं भाई, हम कोई मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स टाइप लोग हैं, तो हमने अपनी तस्वीर ठोक दी यहाँ पर। क्यों? सीवी आप किस लिए भेज रहे हो? आपको एक और बात बताता हूँ, जब तस्वीर लगनी शुरू हो गई ना सीवी पर, पाकिस्तान में, इंडिया, दुबई, सऊदी, इधर उधर जब तस्वीर लगनी शुरू हो गई सीवी पर, तो फिर हमारे जो कंपनियों में जो हमारे जैसे ही देसी बैठे थे ना हायरिंग करने के लिए, उनको लगा कि यार हम तो बड़े ना कोई इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं जी, हमें जी तस्वीर देख के पता चल जाता है कि बंदे को काम आता है या नहीं। मैंने कहा वाह, बड़े कोई अंतर्यामी बुजुर्ग हो यार, तस्वीर देख के पता चल जाता है कि इस बंदे को काम आता है या नहीं। ये तो हालत है हमारे लोगों की। इसलिए तस्वीर लगा लगा के वहाँ पर रूटीन बन गई है। अब बिना तस्वीर के सीवी भेजो तो वो लेते नहीं। अब वहाँ पर ये सीन चल रहा है कि तस्वीर लगा के भेजनी है फॉर नो रीजंस, लेकिन यहाँ पर तस्वीर वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब मैं तस्वीर ना लगाने की आपको एक खूबसूरती बताऊं, जब आप तस्वीर नहीं लगाते हो और आप किसी भी कनाडा आती है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट हैं, बाहर के मुल्कों से आए हुए लोग हैं। तो जब आप तस्वीर नहीं लगाओगे सीवी में, तो ये जो प्रायोरिटी वाली बात होती है, वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तस्वीर तो है नहीं। जब आप कनाडा सीवी भेजते हो तो उस पर आप पिक्चर नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ के लोग भले ही हमसे टेक्नोलॉजी में, इल्म में, तरक्की में आगे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम पिक्चर देखकर बता देंगे कि बंदे को काम आता है या नहीं। ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। यहाँ पर काबिलियत चलती है सिर्फ, और काबिलियत का शक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर शक्ल की बेसिस पर काबिलियत कैलकुलेट की जाती तो ये जितने भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स लोग हैं ना, दुनिया यही चला रहे होते, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, आपको पता है। अच्छा, ये तो होगी सीवी की अपर लाइन, जिसको मैं अभी मार्क कर देता हूँ कि ये हो गया सीवी का यहाँ तक का पोर्शन, कि जिसमें आपने
आपको ये पता चल गया कि आप नाम कहाँ लिखोगे, आपको ये पता चल गया कि आपको पिक्चर नहीं लगानी है, वो जगह खाली छोड़नी है। अभी भी आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब वापस उसी कन्वर्सेशन पे चलो जिससे बात शुरू हुई थी, कि जब आप किसी के साथ पहली बार मिलोगे, किसी अननोन के साथ, तो सबसे पहले तो आपने उसका अपना नाम बता दिया। उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि आप काम क्या करते हो, या जॉब क्या करते हो, या बिजनेस क्या करते हो, या बोलेगा आप क्या शुगल करते हो, आपकी मसरूफियत क्या है। यह होगा दूसरा सवाल। आप भी किसी से मिलोगे न्यू पर्सन से तो यही करोगे, तो यही पूछोगे दूसरा सवाल कि आप काम क्या करते हो। हमारे लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो ऐसी सीवी भेजते हैं, इतनी मिस्टेक्स के साथ सीवी भेजते हैं कि वो फर्स्ट स्टेज शॉर्ट लिस्ट में ही नहीं जाती। अगर सीवी शॉर्ट लिस्ट में भी चली जाए ना, भले ही इंटरव्यू तक ना पहुंचे, शॉर्ट लिस्ट में भी चली जाए ना, तो ये भी एक कामयाबी होती है। लेकिन हमारी सीवी वहां तक भी नहीं पहुंचती, इसलिए लोगों का ये यकीन बन गया है कि कनाडा वाले रिप्लाई नहीं करते, या जॉब्स असली नहीं होती, या पता नहीं क्या चक्कर है, उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा था, और आपको अपने नाम के नीचे अपने जो टाइटल है वो कैसे लिखना है। लेट्स से कि जॉब आई है, फार्म वर्कर चाहिए हमें। अब आप अपने नाम के नीचे फार्म वर्कर नहीं लिखोगे, तो करना यह होता है कि आपको उस जॉब का ऑफिशियल टाइटल लिखना होता है। अब ये जो ऑफिशियल टाइटल वाली चीज़ है ना, यहीं पर 99.9% मार्क खा जाते हैं, और वो जो 0.1% लोग बचते हैं ना, वो यहाँ का इंटरव्यू करके जॉब ऑफर करके पहुंच जाते हैं। अब मैं इस चीज़ को खोलने लगा हूँ। ये चीज़ अब से पहले आपको पता नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। ये चीज़ आज से पहले आपको पता नहीं थी, क्योंकि जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती है वो सीवी बनाने के पैसे लेती हैं, हज़ारों रुपए लेती है, बहुत ज़्यादा पैसे लेती है वो। और जब वो सीवी बनाती है, उनकी सीवी क्यों इंटरव्यू दिला देती है आपको? क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि सीवी में ये चीज़ें करनी होती है जो आम आदमी मिस कर जाते हैं। अब आपको ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगी? अब जॉब है फार्म वर्कर की, तो कनाडा में जितनी भी जॉब्स होती है, उन सारी जॉब्स को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक टाइटल दिया है कि इस जॉब का ये टाइटल होगा, इस जॉब का ये टाइटल होगा। वो एक प्रॉपर ऑफिशियल वर्डिंग है हर जॉब के लिए, और हर टाइटल को साथ में एक कोड भी दिया है। उस कोड को कहते हैं नॉक कोड। नॉक मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, नॉक, एनओसी, नॉक। तो हर जॉब का एक टाइटल है और उसका एक नॉक कोड है। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी वर्ड है, जैसे उन्होंने लिखा कि हमें फार्म लेबर चाहिए, फार्म वर्कर चाहिए। अब आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे लिखोगे फार्म वर्कर नॉक कोड इन कनाडा। ये जब आप गूगल पे लिखोगे तो गूगल आपको उस जॉब का जो सरकारी नाम है, ऑफिशियल नेम है, वो भी बता देगा और उसका कोड भी बता देगा। ये नॉक कोड और जॉब टाइटल आपको अपने नाम के नीचे लिखना है उस जॉब के लिए जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो। और क्योंकि ये हर जॉब का अलग अलग होता है, तो जब भी आप किसी जॉब पर अप्लाई करोगे तो आप अपनी सीवी उस जॉब के मुताबिक बनाओगे। जो बात मैंने शुरू में की थी कि हर सीवी का डेटा उस जॉब के मुताबिक होता है, आप एक ही सीवी हर जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। चलो, ये तो आपको गूगल से मिल गया, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये नॉक लिस्ट है क्या और ये टाइटल्स है क्या। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कनाडा के सिस्टम को जानोगे, आपके यहाँ हायर होने के चांसेस, कनाडा का जॉब ऑफर मिलने के चांसेस, कनाडा का वीज़ा मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितना आप जानोगे उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह अपनी सीवी बना सकोगे, आपकी सीवी इंप्रूव करती जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमसे ये सब नहीं होता, तो आप भी फिर पैसे भर के सीवी बनवा लो किसी कंसल्टेंट से पाकिस्तान में, और फिर करते रहो ट्राई। मेरा पर्पज़ यह है कि आप खुद अपनी सीवी बनाना सीखो, उसमें अपना डेटा डालना खुद सीखो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेंटली ग्रो करोगे, आप मैच्योर हो जाओगे, आपको जॉब की अप्लाई करने की सेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो ये जो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है जॉब की और नॉक कोड है, उसको आप अपने नाम के नीचे लिखोगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक और क्विज पूछ रहा हूँ, इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप कनाडा आने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हो। मेरा सवाल ये आपसे कि जो फार्म वर्कर की जॉब होती है, जो कि अक्सर आई रहती है, फार्म वर्कर, कभी फ्रूट का फार्म है, कभी वेजिटेबल फार्म है, कोई भी फार्म वर्कर की जब जॉब आती है, तो क्या आपको पता है कि फार्म वर्कर की जो ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन है, ऑफिशियल जो जॉब टाइटल है, वो क्या है? नॉक कोड तो खैर याद नहीं होगा आपको, लेकिन टाइटल पता है आपको? अगर वो ऑफिशियल टाइटल आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दो। वैसे भी मैं अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर में वो आपको बता दूंगा, तो आप अपना रिजल्ट खुद निकाल लेना कि आपको ये सब चीज़ें पता थी या नहीं। तो वो ऑफिशियल टाइटल और नॉक कोड आप सीवी में लिखोगे। तो अब सीवी में आपने क्या क्या लिखा हुआ है ये देखें। सीवी में आपने सेंटर में या लेफ्ट में आपने अपना नाम लिखा है, और साथ में आपने टाइटल लिखा है जो सरकारी टाइटल है, और उसके साथ आपने लिखा है नॉक कोड, एनओसी नॉक कोड। तो फिलहाल
ये आपने अपनी सीवी में कर लिया है और ये है आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन सीवी का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्म वर्कर का ऑफिशियल सरकारी जॉब टाइटल होता है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग लेबरर। आप अब खुद से पूछो कि आपने जितने भी फार्म वर्कर्स की जॉब अप्लाई की है, क्या आपने किसी एक में भी अपना जॉब टाइटल हार्वेस्टिंग लेबरर लिखा था? क्या आपने ये लिखा था कि मैं अभी हार्वेस्टिंग लेबरर हूँ या पास्ट में हार्वेस्टिंग लेबरर हुआ करता था? क्या आपने कभी लिखा है? क्या आपने कभी अपने जॉब टाइटल के साथ नॉक कोड लिखा है कि कनाडा का नॉक कोड क्या है इस जॉब के लिए? अब आपको मिल गया जवाब कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होती थी, आपको इंटरव्यू क्यों नहीं आता था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो सीवी को या तो शॉर्टलिस्ट करवाते हैं या डिलीट करवाते हैं। हर जॉब का अपना एक यूनिक नॉक कोड होता है और उसका अपना एक टाइटल होता है। आप जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हो उसका नॉक कोड क्या है और टाइटल क्या है, ये आप कैसे जानोगे, कैसे निकालोगे, ये तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उस पर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करो। जैसे मैं अभी गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ गूगल में आप लिखोगे नॉक कोड लिस्ट कनाडा और फिर आप एंटर दबा दो, तो ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इस लिंक को आप खोल लो। इसके अंदर आपको नॉक कोड की डिटेल मिलेगी। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आपके बाद में जब आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हो तो उसमें ये काम आती है। और यह नीचे ये जो लिंक दिया है इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो नॉक कोड की जो लिस्ट है वो खुल जाएगी। यहाँ आप सर्च कर सकते हो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब का नॉक कोड और टाइटल क्या है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये सर्च बाय टाइटल लिखा होना चाहिए, सर्च बाय जॉब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्म वर्कर के लिए सर्च करना चाहते हो कि नॉक कोड और टाइटल में क्या लिखो अपने सीवी में, तो इस सर्च में आकर आप लिखोगे फार्म वर्कर और फिर ये सर्च का बटन दबा दो। तो ये आपको सर्च करके बता देगा कि फार्म वर्कर में कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं। ये जो लाइफ स्टॉक लेबर है, ये मुर्गियों वाले जानवरों वाले लेबर, वो इसी फार्म वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। और ये हार्वेस्टिंग लेबर है जो फ्रूट और वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं। और ये एग्रीकल्चर एंड मरीन हार्वेस्ट लेबर। अब आप फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म में अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या काऊ फार्म में कर रहे हो तो आप हार्वेस्टिंग लेबर में नहीं जाओगे, लाइफ स्टॉक में जाकर देखोगे। तो अभी हम फार्म वर्कर देख रहे हैं फ्रूट एंड वेज का, तो आप इस हार्वेस्टिंग लेबर में जाइए और यहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। ये है नॉक कोड 85101, हार्वेस्टिंग लेबरर का नॉक कोड है। और हार्वेस्टिंग लेबरर के अंदर कौन कौन सी डेजिग्नेशन आती है, ये है एप्पल पिकर, बेरी पिकर, फ्रूट पैकर, ये सारी। यानी कि अगर आप एक जनरल फार्म वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हार्वेस्टिंग लेबरर लिखोगे, लेकिन अगर आप पैकर के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी वेजिटेबल या फ्रूट फार्म के पैकर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप या तो वेजिटेबल पैकर लिखोगे या हार्वेस्टिंग लेबर लिखोगे। आपके पास चॉइस होगी, इन दो में से कोई भी एक टाइटल आप अपनी सीवी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो नॉक कोड है वो यही रहेगा। आप टाइटल दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, नॉक कोड आप यही लिखोगे साथ में। इसी तरह अगर कोई ऐसी जॉब है कि आपको पिकर चाहिए, फ्रूट पिकर की जॉब है या कोई फार्म का जनरल काम है, तो आप ऐसी सिचुएशन में अपनी सीवी में या तो इसमें से कोई टाइटल लिखोगे या हार्वेस्टिंग लेबर लिखोगे और साथ ही नॉक कोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आप जॉब अप्लाई करते हो उसके मुताबिक आप यहाँ आकर टाइटल चूज करोगे और फिर साथ में नॉक कोड लगाओगे। आप एक ही चीज़ सारी सीवी पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी सीवी में जो आप शुरू शुरू में आप नाम लिखते हो ना इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में, तो आपके नाम के नीचे जो आप टाइटल लिखोगे अपनी जॉब का, वो टाइटल जो आप अभी जॉब कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान कहीं पर भी, वो नहीं लिखोगे, बल्कि आपका टाइटल होगा जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया पाकिस्तान दुबई सऊदी कहीं पर भी ड्राइविंग का काम करते हो और कनाडा में आप वेजिटेबल पैकर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके नाम के नीचे जो आप जॉब टाइटल लिखोगे वो वेजिटेबल पैकर लिखोगे और साथ में ये नॉक कोड लिखोगे। आप ड्राइवर नहीं लिखोगे अपने नाम के नीचे। ड्राइवर वाला काम जो है वो आपके बाद में सीवी में एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आएगा। आपके नाम के नीचे जो आप जॉब टाइटल और नॉक कोड लिखोगे, ये वो होगा जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप कनाडा में फ्रूट पिकर के लिए अप्लाई कर रहे हो और पीछे आप ऑफिस में कोई काम करते हो, तो अपनी सीवी में अपने नाम के नीचे आप लिखोगे फ्रूट पिकर और फिर ये नॉक कोड लिखोगे।
आपका पाकिस्तान वाला काम बाद में आपके एक्सपीरियंसेस में आएगा, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा, हर जॉब का अपना टाइटल होता है, अपना नॉक कोड होता है, तो आप जो भी जॉब अप्लाई करोगे हर बार आप इस लिस्ट पर आओगे और इस लिस्ट के जो भी टाइटल्स हैं वो देखोगे, और जो टाइटल आपको उस जॉब के लिए सबसे क्लोज, सबसे सही लगे, वो टाइटल चूज़ करोगे और फिर नॉक कोड चूज़ करोगे। इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जबकि आप मालूम कर चुके हैं कि जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नॉक कोड क्या है और उसका टाइटल क्या है, तो आगे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप इस नॉक कोड और टाइटल को अपनी सीवी में आप कैसे लिखोगे। मान लो कि ये आपकी सीवी का पेज है इस तरह से, और इस पर आपने अपना यहाँ पर नाम लिख दिया है ऊपर ऊपर, और नेम के नीचे इस जगह पर आपको लिखना है टाइटल और नॉक कोड। तो सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो फार्म वर्कर के लिए, तो यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखोगे हार्वेस्टिंग लेबरर। मैं उसका बस शॉर्ट फॉर्म HL लिख रहा हूँ, हार्वेस्टिंग लेबरर। और फिर उसके आगे आप नॉक कोड लिखोगे। अब नॉक कोड को लिखने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा आगे लिख दो NOC कैपिटल में, और फिर जो भी इसका नॉक कोड का नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो आप इस पर लिख दो। एक ये तरीका है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप NOC लिखने के बाद डबल डॉट डालो और फिर नंबर लिखोगे जो भी नंबर है, या फिर आप डबल डॉट की जगह यहाँ पर ब्रैकेट डालकर भी वो नंबर लिख सकते हो। नॉक कोड का जो नंबर है ब्रैकेट डालकर आप लिख सकते हो, या फिर आप इस सब को ही ब्रैकेट में डाल सकते हो। यानी कि टाइटल लिखने के बाद आपने ब्रैकेट डाली, फिर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा NOC और वो नंबर, और अंदर भी अगर कोई चेंज करनी हो कि NOC के बाद डबल डॉट डालना है तो आप डबल डॉट भी डाल सकते हो। यानी कि ये 3-4 ऑप्शंस हैं जिस तरह से आप अपना नॉक कोड जो है ये नेम के नीचे लिखोगे। नेम, उसके नीचे टाइटल और फिर आगे नॉक कोड। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यह है आपका परफेक्ट इंट्रोडक्शन जिसे कोई भी एम्प्लॉयर इग्नोर नहीं कर सकेगा। आपका नाम, नीचे आपका टाइटल और आगे उसका नॉक कोड, और नॉक कोड को लिखने के जो 2-3 तरीके हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। अब इस फर्स्ट सेक्शन के बाद सेकंड सेक्शन आता है। ये सीवी का आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है सेकंड सेक्शन जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, या इसे कहा जाता है करियर ऑब्जेक्टिव, या जस्ट ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सीवी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं होता। ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 3 तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहली तरह के वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कैसे लिखना होता है, ये अभी मैं आगे आपको सारा बताऊंगा। और जो बाकी 2 तरह के ऑब्जेक्टिव है वो होते हैं मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव, वो नेसेसरी होते हैं। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव आप चाहो तो ना भी लिखो, आपको वो सिचुएशंस में मैं बताऊंगा कि कहाँ आप नहीं लिख सकते, कहाँ आप चाहें तो नहीं लिख सकते, आपके पास मर्जी होती है। लेकिन जो बाकी 2 नेसेसरी ऑब्जेक्टिव है उनको आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसी तरह जो लोग जॉब अप्लाई करते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव की 3 टाइप्स है ना, ये इसलिए है क्योंकि जॉब अप्लाई करने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर वो लोग होते हैं जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसी जॉब में है। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर की जॉब है और जो अप्लाई कर रहा है वो ऑलरेडी ड्राइवर ही है, ड्राइवर का ही काम करता है पाकिस्तान में या जहाँ पर भी, दुबई में, जहाँ पर भी। जब वो सेम जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी सीवी में जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑप्शनल होगा। वो कैसे लिखना मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। और जो बाकी 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है, जो नेसेसरी ऑब्जेक्टिव है, जो हर हाल में लिखने हैं आपको, उनमें एक कैटेगरी उन लोगों की है जो जॉब वो अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब डिफरेंट है, और वो जॉब जो अभी ऑलरेडी करते हैं वो जॉब डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये सेकंड टाइप का ऑब्जेक्टिव हो गया। और तीसरी टाइप का ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें जो बंदा जॉब अप्लाई कर रहा है उसके पास या तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, या एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी कनाडा में कोई वैल्यू नहीं है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या सिचुएशन बनती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं
वो लोग जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो दुबई में या पाकिस्तान में ट्रक चलाता है और वो कनाडा में ट्रक चलाने की जॉब पर अप्लाई कर रहा है। तो अगर तो उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसे जो सीवी का बाकी सेक्शन है ना, जिसमें एक्सपीरियंस आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो अगर वो चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव ना लिखे, उसकी सीवी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए ऑब्जेक्टिव टोटली ऑप्शनल है। तो अब सब में से वो लोग जो कनाडा में ऐसी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेम जॉब पाकिस्तान, दुबई, इंडिया कहीं पर भी वही सेम जॉब कर रहे हैं, सऊदीया में, कतर में, तो ऐसे सब लोग चाहें तो ऑब्जेक्टिव सीवी में ना लिखें, आपकी सीवी पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिखना ही चाहें, यानी आप जॉब तो सेम ही कर रहे हो, जो जॉब अप्लाई कर रहे हो, ड्राइवर की जॉब अप्लाई कर रहे हो कनाडा में, और पाकिस्तान में भी ड्राइवर ही काम कर रहे हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कम है, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो बाकी सीवी का सेक्शन आएगा एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, उसमें आपके पास लिखने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तब आप ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो अपनी सीवी में, ताकि आपकी सीवी डेकोरेटेड लगे। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखोगे, या वो लोग जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए भी ऑप्शनल है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जब अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में अपनी भर भर के तारीफें लिखेंगे। मतलब कि इतनी तारीफें लिखेंगे, इतना ज़्यादा लिखेंगे अपने बारे में कि एम्प्लॉयर को सीवी पढ़ के ये लगे कि यार मेरे हाथ कोई एम्प्लॉय नहीं लगा, कोहिनूर का हीरा लग गया। इतनी तारीफें करनी है खुद की आपने। तो मैं आपको भी मिसाल से समझाता हूँ कि एक ड्राइवर है पाकिस्तान में, दुबई, सऊदीया, कतर, कहीं पर भी वो ड्राइवर है, और वो कनाडा में ट्रक ड्राइवर अप्लाई करता है। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेगा? वो ऑब्जेक्टिव में अपनी तारीफ इस तरह लिखेगा कि मैं एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैं कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करता, मुझे ट्रैफिक के सारे कवानीन पता है, मैं गाड़ी की थोड़ी बहुत मुरम्मत भी कर लेता हूँ। इसी तरह इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो अपने बारे में लिख सकता है ना अपनी तारीफ में, उसने भर देनी है वो सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के एम्प्लॉयर को ये लगे कि यार ये मेरे हाथ कोई सोने का अंडा देने वाला मुर्गा लग गया, मेरे हाथ तो इसको हायर करना ही करना है, इसका इंटरव्यू करना ही करना है। तो एम्प्लॉयर को ये लगे कि यार ये सही काम का आदमी है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, आपने अपनी इतनी ज़्यादा तारीफें करनी है। तो ये है ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, वो लोग जो जॉब तो कोई और अप्लाई कर रहे हैं और अभी वो कोई और जॉब करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग बाहर बैरून मुल्क अप्लाई करते हैं, उनमें से 80% या उससे भी ज़्यादा इसी तरह के लोग होते हैं कि उधर कोई और जॉब है और इधर कोई और जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। तो आप सब लोग जो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, आपने अब से ये सारा मेथड बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से, बहुत गौर से देखना है। इस सिचुएशन में जो मैंने अभी बताया कि जॉब कुछ और है और अप्लाई कहीं और कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपकी जॉब की डिपेंडेंसी इस पर बन जाती है। तो इस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के कई तरीके हैं। इनफैक्ट हर कोई अपने जहन के मुताबिक इस ऑब्जेक्टिव को बनाएगा। मैं बस आपको थीम बता देता हूँ कि आपने अपने जहन में क्या रख कर अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है। आप अपना प्रोफेशन कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप ये कन्वर्ट वाला ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि अभी तो मैं वैसे ये काम करता हूँ, लेकिन इस काम का मुझे हमेशा से शौक था, या हमेशा से मैं यही करना चाहता था, या मेरा इंटरेस्ट है इसमें, या मुझे लगता है कि फ्यूचर इस काम का है। आप अपने जहन से कहानी सोचना, एक कहानी बनाना 3-4 लाइनों की, उसको उर्दू में लिख लेना, फिर किसी से उसकी इंग्लिश करा लेना, खुद उसकी इंग्लिश बना लेना, या गूगल ट्रांसलेटर पर जाकर उसकी इंग्लिश कन्वर्ट कर देना, आपका ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाएगा। इसी तरह हर जॉब के मुताबिक आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाया करोगे। कहानी सेम रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव में ये कहानी नहीं लिखोगे कन्वर्ट होने वाली, तो एम्प्लॉयर आपकी सीवी को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो ये है वो सेकंड टाइप का ऑब्जेक्टिव जिसमें मेजॉरिटी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरी टाइप के एक्सपीरियंस की। जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास पहले से या तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी कनाडा में कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसकी पाकिस्तान में 2-4 दुकानें हैं और उसका किराया आता है उसके पास। अब उसके पास ये नॉलेज तो है कि दुकान किराए पे कैसे लगानी है, किराया वसूल टाइम पे कैसे करना है, जो किराया नहीं दे रहा उसको दुकान से उठाना भगाना कैसे है, कोर्ट कचहरी वगैरह कैसे करनी है,
जो दुकानों का बिल आता है बिजली का या जो टैक्सेस आते हैं उनसे कैसे डील करना है, दुकानों की मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसे ये सारे काम तो आते हैं। लेकिन इन सारे कामों की कनाडा में तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे लोग जो जो या तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी पढ़ाई से निकले हैं या अभी किसी अपने ज़ाती कारोबार से निकले हैं, दुकान से निकले हैं, जो भी है, या ऐसे लोग जिनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी कनाडा में कोई वैल्यू नहीं बनती, तो वो सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो जब वो अपना ऑब्जेक्टिव बनाएँगे, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में कनाडा के एम्प्लॉयर को सुहाने ख्वाब दिखाएँगे, ठीक है? उसे वो क्या कहते हैं, झाड़ के पेड़ पर चढ़ाएँगे, ऐसा कुछ होता है। तो वो कैसे उसको सुहाने ख्वाब दिखाएँगे? वो अपने ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, अगर आप मुझे चांस दोगे तो मैं आपकी जो कंपनी है इसकी ग्रोथ में इजाफा लाऊंगा, मैं आपकी जो वेस्ट होती है प्रोडक्ट उसकी वेस्ट में कमी लाऊंगा, या इसी तरह की ऐसी बातें करेंगे जिससे एम्प्लॉयर को लगे कि यार बंदे में कुछ बात तो है, ये कहीं ना कहीं मुझे कोई फ़ायदा तो दे सकता है, मेरी प्रोडक्शन बढ़वा सकता है या मेरा वेस्टेज कम करवा सकता है। या आप उसे लिख दोगे कि जो आपका प्रोसेस है काम करने का मैं उसे फास्ट करा सकता हूँ। आप उसको ऐसी चीज़ें बताओगे कि उसके ज़हन में, उसके दिल में एक डाउट आ जाए कि यार हो सकता है इसके पास कोई आइडिया हो, चलो इसका इंटरव्यू तो करें। आपका पर्पस, जो सीवी का पर्पस होता है, वो होता है इंटरव्यू लेना, जॉब लेना नहीं। जॉब लेना पर्पस होता है आपके इंटरव्यू का। तो सीवी का पर्पस है इंटरव्यू लेना और वो आपको इस ऑब्जेक्टिव से हासिल हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव में उसे ऐसी बातें लिखोगे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, क्योंकि इस क्यूरियोसिटी की वजह से वो फिर आपका इंटरव्यू करेगा, आपसे पूछेगा कि हाँ भाई आप कैसे डेवलपमेंट लाओगे, कैसे ग्रो करोगे, कैसे वेस्ट कम करोगे, कैसे प्रोसेस को बेहतर करोगे। तो जब तक इंटरव्यू आता है तो आपके पास जो हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम होता है, तब तक उसका जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड गूगल पे पढ़ लेना, किसी से जाकर मिल लेना जो उस तरह का काम करते हैं, उससे पूछ लेना कि यार बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, तो 2-4 पॉइंट आपके ज़हन में आ जाएँगे और उतने काफ़ी हैं। अगर इंटरव्यू में इस तरह की बात होती है तो आपका काम बन जाएगा। तो यह तीसरी तरह का ऑब्जेक्टिव जिसमें आप एम्प्लॉयर को सोने ख्वाब दिखाओगे कि मैं आपका प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, प्रोसेस अच्छा कर दूंगा, वेस्ट कम करा दूंगा, इस तरह की आप चीज़ें करोगे। तो यह 3 तरह के ऑब्जेक्टिव। अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि वो जो लोग कहते हैं ना कि आप अपनी सीवी दिखा दो तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट से नहीं होता, क्योंकि हर जॉब का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है और आपको कहानी भी कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी चेंज करनी पड़ती है सिचुएशन के मुताबिक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही सीवी को देखकर कॉपी पेस्ट करके सारी जॉब्स अप्लाई कर दो, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स लेने के लिए आपको हर जॉब के मुताबिक सीवी बनानी पड़ेगी। हर जॉब के मुताबिक उसका टाइटल और नॉक कोड होगा और हर जॉब के मुताबिक और आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि अगर एक ड्राइवर आगे कनाडा में ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है। लेकिन अगर एक ड्राइवर आगे फॉर एग्जांपल फार्म वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी आपकी सिचुएशन के मुताबिक चेंज होगा, मीन्स कि आपकी सीवी आपकी सिचुएशन के मुताबिक चेंज होती जाएगी। तो अब शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों के ज़हन में ये चल रहा होगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये फ़ाद भाई ने कहाँ फँसा दिया। तो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने से आएगी और मैंने आपको इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया था कि आपको ये सब इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव की 2-3 लाइनें उर्दू में लिखनी है या अपनी ज़बान में, ज़हन में सोचनी है या लिख लेनी है। फिर आप इसकी खुद इंग्लिश बना लो, किसी और से बनवा लो, गूगल से इंग्लिश कर लो। तो अपनी ज़ुबान में लिखना ईज़ी होता है और बाद में इंग्लिश बना लेना ईज़ी रहता है, इस तरह से कि आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही लिखो तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाएगा और बहुत से लोग इसी ऑब्जेक्टिव की बेसिस पर ही इंटरव्यू ले लेते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है, ध्यान से सुनी है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि बहुत से लोग इंटरव्यू सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही ले लेते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब तक जो आपकी सीवी बनी है उसमें आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था। मैं इसको यहाँ पर इंट्रो लिख देता हूँ और आपका सेकंड सेक्शन हो गया जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आपने अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव में लिखना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव सूट करता है जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये सीवी के 2 पोर्शन और थोड़ा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना और अगर हो सकता है कि आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा हो तो आप वो सवाल भी मुझसे पूछ लेना ताकि मैं उनके साथ-साथ आपको जवाब देता जाऊँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। इस तरह से आपकी सीवी इम्प्रूव होती जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपके इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। अब इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और आगे आने वाली सीवी की जो वीडियो है उसमें मैं आपको फिर बाकी का पोर्शन बताऊँगा
कि आपने एक्सपीरियंस में और क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन में और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैसे लिखना है, और उसमें जिन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है वो आप चीज़ें कैसे अपने फ़ोकस में रखोगे, कैसे उनमें मिस्टेक होने से बचोगे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।